तो हेलो एवरीवन, फाइनली आज हम लोग आ गए हैं क्लास 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के लिए, जिसमें से ये हमारा पहला क्लास होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अब बात आता है कि सर मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, मुझे क्यों देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात, आपको सॉल्यूशन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज रट के नहीं जा सकते एग्जाम में। ठीक है, आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए, एग्जाम में याद आने के लिए आपको दिमाग में समझ होना चाहिए हर एक कंसेप्ट का। ठीक है, तो हम लोग उसी कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। और दूसरा बात, इस वीडियो में क्या खास मिलने वाला है आपको। सबसे पहला बात, क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बात कि जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि नहीं इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड होगा, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, आपको सारा कुछ क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ट्रेवल टू पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू ए इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, हिज एवरेज वेलोसिटी इज। देखिए, ये जो हमारा कंसेप्ट है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से है। तो आइए समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए, ये दोनों कंसेप्ट से हमारा ये क्वेश्चन उठ के आया है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से ट्रेवल पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट बी तक जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो इसका जो रास्ता है, यानी कि पाथ लेंथ है, वो इस प्रकार का होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वापस बी टू ए वापस आ जा रहा है, कुछ इस प्रकार का होगा ट्रेवल इसका। तो मुझे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए, ए से स्टार्ट किया, फिर ये बी गया, बी से वापस ए में आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब ए से स्टार्ट किया था, बी में वापस आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। टाइम 1 आवर है, तो आपका टोटल आंसर 0 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसमें और भी क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन का था। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, कुछ इस प्रकार का हमारा पार्टिकल जा रहा है ए टू बी। तो हमें सब कुछ बताना है, जैसे कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एवरेज स्पीड, चौथा में एवरेज वेलोसिटी। तो आप लोग स्क्रीन पॉज कीजिएगा और उसको बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं।
सबसे पहला डिस्टेंस, आपको पता होगा एक कंप्लीट सर्कल में हम लोग जब चलते हैं तो वो डिस्टेंस होता है 2πr के बराबर। अगर मैं हाफ सर्कल में चलता हूं तो कितना होगा, डिवाइड 2 कर दीजिए, यानी कितना आया, πr। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, πr के बराबर। ठीक है, ये हमारा हाफ सर्कल था, हाफ सर्कल। इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस होगा वो πr के बराबर होगा। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा ए से बी तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारा इस प्रकार का होगा। तो बताइए सेंटर से सरफेस का जो बीच का दूरी है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये भी रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब ए से बी जाने में ये कितना चला, 2r। तो आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r, जो कि डायमीटर के बराबर चला। डायमीटर ही बोलते हैं ना इसको, ए से बी कंप्लीट सर्कल को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2r। अब पूछेगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा, πr। टाइम में यहां पर टाइम में 10 सेकेंड रख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में टाइम हमारा 10 सेकेंड था, तो ये हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं πr/10। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, 2r, टाइम कितना है 10 सेकेंड, यानी कि ये r/5 आ गया, ये 5 है। ठीक है, r/5। तो देखिए इस टाइप का पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन बनने का, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज, इंपल्स। नॉट अ स्केलर क्वांटिटी मतलब स्केलर नहीं है, इसका मतलब वेक्टर होगा, वेक्टर यानी कि इंपल्स। इंपल्स क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बॉडी ट्रैवलिंग इन अ सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड, इट हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, हैज नो एक्सेलरेशन, हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सर्कुलर मोशन का रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सेलरेशन के बारे में, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला बात, ये हमारा एक सर्कल है, क्या बोल रहा है, कांस्टेंट स्पीड। इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। मान लेता हूं कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू, मैं 5 मीटर पर सेकंड एज्यूम किया हुआ। ठीक है, लेट 5 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताना ये है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहला बात, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको पता होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखिए ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सेंटर की ओर लगता है, इनवर्ड, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी लग सकता है और उसका अपोजिट भी लग सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है, हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, हैज एन कांस्टेंट वेलोसिटी, हैज नो एक्सेलरेशन, हैज रेडियल आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल तो होगा ही नहीं, रेडियल का मतलब क्या था, आउटवर्ड, आउटवर्ड रेडियल बोल रहा है, तो ये आउटवर्ड तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये इनवर्ड होता है, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो थर्ड का सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें। सबसे पहला बात कि ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड था, तो मुझे ये बताइए किसका स्पीड कांस्टेंट है। ये तो क्वेश्चन में दिया गया, स्पीड क्या है हमारा, कांस्टेंट है।
तो वेलोसिटी इसका क्या रहेगा, आप लोग इसको बताइए। देखिए वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट में इसका स्पीड जो है वो माइनस एक्स एक्सिस में जाएगा, इस पॉइंट में इसका जो वेलोसिटी है वो माइनस वाई एक्सिस में जाएगा, इस पॉइंट में इसका जो वेलोसिटी है प्लस एक्स एक्सिस में जाएगा। यानी कि हर एक पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी होता क्या है आपको पता होगा, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा इसको। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी में अगर मैं दोनों में से कोई एक भी चेंज करूं तो हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो हमारा सेम है 5 मीटर पर सेकंड, ये तो सेम है। बताइए हर एक पॉइंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। दोनों में कोई एक भी चेंज करूं तो आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होगा हर एक पॉइंट पे। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो मुझे ये बताइए, क्वेश्चन आपका ये आ सकता है फर्स्ट में, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यानी कि जीरो होगा, चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा, ये बताना है। वर्क क्या होगा, थर्ड में मोमेंटम क्या होगा, फोर्थ में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी देखिए, स्पीड तो हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी हमारा कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट का चेंज देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वर्क हमारा सर्कुलर मोशन में जीरो हो जाएगा। ये आप इसको स्टार मार्क कीजिएगा, ये आपका प्रीवियस में पूछा भी गया है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में वर्क क्या होता है आपको मैं आगे दिखाऊंगा। पी में क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब बताइए वेलोसिटी तो हमारा चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी हमारा चेंज हो गया तो मोमेंटम भी हमारा चेंज हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब आता है एंगुलर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज एंगल आपका क्या है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये जो चारों क्वेश्चन है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। देखिए क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहले वर्ड को पकड़िएगा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए इट्स स्पीड इज जीरो, तो ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा मैं बताऊं। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अब इसको देखते हैं, अगर आपको पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, किस रेट से हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हमारा स्पीड सॉरी वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट चीज का, ये हमारा क्या है, किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जीरो। आपको पता है वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आता है, एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी देखें तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो आपका बी है वो सही हो जाएगा। थर्ड में क्या, इट्स एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, इसी को तो रिटार्डेशन बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, मान लेते कोई मेरा ऑब्जेक्ट है और ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, अगर एक्सेलरेशन इसका अपोजिट लग जाए, मान लेता हूं एक वैल्यू में दे देता हूं, ठीक है एग्जांपल में, तो क्या हो जाएगा, इसका इसका स्पीड डाउन हो जाएगा, इसका मतलब रिटार्डेशन। तो याद रखिएगा, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो उसका स्पीड है वो इंक्रीज करेगा। अगर वही एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है तो उसका स्पीड डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 नंबर क्या है, इट्स स्पीड में भी वेरिएबल। देखिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन का बात करूं,
तो मान लेता हूं कि एक पार्टिकल है ए से बी गया, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। इसका मतलब इन सिंगल लाइन, है ना, यानी कि स्ट्रेट लाइन आपका स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो स्पीड में भी वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता जब बोल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में जब बोल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इट्स स्पीड इज जीरो। अगर स्ट्रेट लाइन में बात करूं वन डायमेंशन, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि ये भी आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इन केस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी, इट्स स्पीड में भी वेरिएबल। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहला बात, वैक्यूम बोल रहा है यानी कि एयर वगैरह कुछ भी नहीं होगा उसमें, फ्री स्पेस है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री फॉल कर रहा है। मान लेता हूं ये हमारा एक एम मास का पार्टिकल यानी कि ऑब्जेक्ट है जो कि ड्रॉप कर रहा है किसी भी हाइट से। ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। तो बताइए, ये सपोज हमारा एच हाइट है, तो जब नीचे पार्टिकल गिरेगा तो आपको पता है ग्रेविटेशनल यानी कि ग्रेविटी लगाएगा, है ना, नीचे की ओर, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपका क्या होता है, ग्रेविटी होता है। तो फ्री स्पेस यानी कि एयर का कोई भी काम नहीं है, तो एक्सेलरेशन आपका है। जब ड्रॉप कर रहा है बॉल तो एक्सेलरेशन आपका है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका वेरिएबल हो जाएगा। अब किसी को डाउट आता होगा कि सर आप कैसे बोल दें कि अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा। तो सिंपल सा बात है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। अगर वेलोसिटी को मैं कांस्टेंट रखता तो कांस्टेंट का मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, जीरो नहीं है, प्रेजेंट है, कुछ तो है एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा नहीं, इसका मतलब वेरिएबल होगा, इसलिए मैंने ऐसा बोला, ठीक है। अब देखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिएबल आएगा। एक्सेलरेशन प्रेजेंट यानी कि वेलोसिटी आपका वेरिएबल आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो होगा नहीं। इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, जीरो भी नहीं होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, ये भी नहीं होगा, बताता हूं कैसे। इट्स स्पीड में भी वेरिएबल, सही बात है। क्या ये बात मिल रहा है आपका? देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये आपने वेलोसिटी वेरिएबल लिखा है, ठीक है, तो आप इस केस में बोल सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में कि स्पीड भी वेरिएबल हो जाएगा। अब क्यों होगा आइए जानते हैं। देखिए, ये हमारा एक मास था और ये हमारा ग्राउंड था। तो बताइए इनिशियल और फाइनल पोजीशन में देखिए एच डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, कहीं तो कर पाथ तो है नहीं कि ऐसे से जा रहा है। अगर ऐसे से जाता तो फिर ये डायरेक्ट ये पॉइंट होता है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया जा रहा है, इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। तो आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला, इट्स एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो वेलोसिटी ऊपर लग रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ड्रॉप का केस है। ड्रॉप में क्या है, वेलोसिटी जो जीरो होगा, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body starts at a velocity of 20 meter per second. If its acceleration is 2 meter per second square, then velocity of the body after 10 second. देखिए इसमें क्या लगने वाला है, सबसे पहले ये समझिए क्या दिया गया है। The body start at a velocity of 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड। इफ इट्स एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड में वेलोसिटी यानी कि फाइनल पूछा गया है। तो आप क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको पता होगा। डिस्प्लेसमेंट का बात किया ही नहीं है, और दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगा आपको। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
और थर्ड इक्वेशन मोशन v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का कोई बात ही नहीं किया गया, इसलिए हम ये दोनों नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगाया जाता है, तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है? अगर होगा तभी लगाएंगे हम। तो आइए देखते हैं, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये हमारा कांस्टेंट है। वेरिएबल कब होता है? देखिए, अगर बोला होता 2t, एक्सेलरेशन 2t है, यानी कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन होता है। मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, एक्सेलरेशन 0 हो जाता, t का वैल्यू 0 रखते हैं तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 हो जाता, 1 रखते हैं तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 हो जाता। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि वो टाइम का फंक्शन हो, एक्स का फंक्शन हो। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये होता है। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कितना है 20 प्लस एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम 10 सेकेंड, 20 प्लस 20 ये क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए आंसर कौन सा मिल रहा है? ए नंबर आपका 6 का ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। तो इसका जो क्या बोल रहा है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये देगा डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है पोजीशन का मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन देगा। तो इसी प्रकार का उसका अपोजिट अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू कार्स ए एंड बी आर रनिंग एट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी इफ बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड? मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ईस्ट की ओर चल रहा है। तो देखिए वेलोसिटी ए का क्या आपका दिया गया है 60 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी बी 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए ईस्ट की ओर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी भी ईस्ट की ओर जा रहा है, लेकिन ये 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने से, फॉर्मूला लगाने से पहले आपको दिमाग से सोचना है और ये आपको सारा कुछ समझ में आएगा। सबसे पहला बात, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में नहीं होता है, वो डिपेंड करता है उसको देख कौन रहा है और कहां से देख रहा है। ठीक है, तो देखिए मान लेता हूं कि ये हमारा कार है, ये 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, ये भी 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राउंड से देखूंगा, इमेजिन कीजिए आप, जब मैं ग्राउंड से इसको देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि दोनों 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसमें बैठ जाऊं और दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, ये तो सबसे पहला बात ये है, दोनों सेम स्पीड चल रहा है। अगर मैं इसमें बैठ जाऊं तो आपको क्या दिखेगा, बगल वाला कार को देखिएगा यहाँ से, तो क्या दिखेगा कि मेरे हिसाब से मैं इसमें बैठने के बाद ये भी रेस्ट में है, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। सेम उसी तरह आपको अभी तो ग्राउंड में देख रहे थे तो ये मूविंग में था, लेकिन जब इस कार में बैठ गए तो आपको ये रेस्ट में दिखने लगा। इसका मतलब ये डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट वो रनिंग में है या मोशन में है या फिर रेस्ट में है, वो डिपेंड करता है उसको देख कौन रहा है और कहां से देख रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो ए का वेलोसिटी कितना 60 किलोमीटर पर आवर, बी का 45 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए? कार ए क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, यानी कि वेलोसिटी हमको ए का बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले ये समझिए, इसको दो डिवाइड में, ये 45 है ना, इसको 45 प्लस 15 कीजिए, सबसे पहले बात। अब देखिए 45 अगर सेम रहता, मैं यहाँ बैठ के देखता तो ये मुझे रेस्ट में दिखाई देता। ठीक है, फिर भी अगर ये 15 ज्यादा है तो मुझे क्या 15 ही ज्यादा दिखेगा ना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो मुझे क्या 45 वो तो 0 हो जाएगा उसके हिसाब से, तो ये मुझे 15 ही ज्यादा दिखाई देगा। यहाँ से बैठ के देखूंगा तब, जब मैं यहाँ से देखूंगा तो वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगा, है ना। मैं ग्राउंड से जब देखूंगा मुझे क्या दिखेगा, ग्राउंड से देखूंगा तो ये 45 चल रहा है, ये 60 चल रहा है, वो तो प्रॉपर दिखेगा। लेकिन जब मैं यहाँ से देखूंगा तो ये मुझे 45 तो ये कैंसल दिखेगा, ज्यादा हमको दिखेगा कि 15 से हिसाब से आगे की ओर मूव कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, सीधा आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं।
अब बात आता है कि अगर इसको समझ में फिर भी नहीं आया तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका क्या होता है वी ए माइनस वी बी। वी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ये वी बी 45, तो ये कितना आ जाएगा 50। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 50 किलोमीटर पर आवर। आप फॉर्मूलास भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं कि आप ऑब्जर्वेशन भी जो भी करेंगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट v is equal to 80 plus bt square, then dimension of b is, देखिए इसका जो इक्वेशन है v is equal to 80 plus bt square है, तो मुझे डायमेंशन चाहिए। अगर प्लस है इसका मतलब दोनों तरफ सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो आप इसको इक्वल के बराबर कर सकते हो। अब मुझे b का चाहिए, तो सीधा आप v is equal to bt स्क्वायर कीजिए, तो v is equal to v by टी स्क्वायर हो जाएगा। v क्या होता है वेलोसिटी है हमारा एल टी माइनस 1, और t क्या होता है t का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एल टी माइनस 3, तो b का क्या हो जाएगा एल टी माइनस 3। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। लेकिन इन पैरेलल अगर मैं पूछ दूं v इज इक्वल टू ए का मुझे डायमेंशन बताइए, एंड ऑल्सो फाइंड ए का भी बताना है, तो ए क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू टी, v क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1, और ये टी v क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2, यानी कि ए का क्या हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो इसी तरह आपका कुछ भी पूछे तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रनर कवर्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r in 40 सेकंड, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, सर्कुलर पाथ बोल रहा है ना, देखिए ए रनर जो है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r 40 सेकंड, मतलब एक रनर है वो 40 सेकंड में एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा है, ठीक है, यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन इन 40 सेकंड। आप क्या बोल सकते हैं वन रोटेशन इन 40 सेकंड। तो पूछ क्या रहा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड, तो मुझे सेकंड का बात कर रहा है, तो सबको पहले मिनट को मैं सेकंड में चेंज कर लेता हूं। 2 मिनट 60 सेकंड 20 सेकंड है, सॉरी, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, यानी कि 140 सेकंड टोटल हो गया। अब बताइए वन रोटेशन 40 सेकंड में हुआ तो कितना हो जाएगा 3 रोटेशन प्लस हाफ रोटेशन। आप इसको डिवाइड कीजिए ना, देखिए 140 प्लस 40 कितना जाएगा 1 0 1 0, 4 3 12 और 4 5 20, 3.5 रोटेशन है ना। देखिए क्या लिखे 3 रोटेशन प्लस हाफ रोटेशन, इसी को तो बोलते हैं 3.5 रोटेशन। यानी कि जो सेकंड आया वो 40 से डिवाइड कर दीजिए, सीधा क्या आ जाएगा 3.5 रोटेशन। देखिए अब क्या होगा, ये हमारा एक रोटेशन हो गया, 2 रोटेशन हो गया, 3 रोटेशन हो गया, उसके बाद क्या बोला 3.5 रोटेशन, यानी कि फिर यहां से यहां तक। इसका मतलब ये हमारा आ गया। अगर इसको मैं बनाऊं फिर से तो नेट हमारा ये आ गया, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट एक रोटेशन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 2 में भी 0 हो गया, 3 में भी 0 हो गया, तो नेट क्या बचा ये हाफ वाला ही तो बचा। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किए थे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा वो 2r के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको करवा दिया, तो आई होप आप लोग भी कर लीजिएगा इसको सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका हो जाएगा ml t-2 बटे
L2 m l -1 t -2। देखिए आप फोर्स का कैसे लिखे एम एल टी माइनस, समझते आइए। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को m लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी -2। ये कैसे आया, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, एल टी -1 बटे टी, क्या हो जाएगा, एल टी -2। इसलिए ये एक्सेलरेशन क्या आ गया, एल टी -2। तो एल टी -2 हो गया, इसको लिखिए एल टी -2, यही तो आ गया। देखिए फोर्स एम एल टी -2, एम एल टी -2। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ठीक है, 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फोर्स इज। तो देखिए इसको समझिएगा ध्यान से, ये हमारे कंटेनर है और इसमें वाटर फिल है। तो देखिएगा ये हमारा एम मास का ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं। तो ड्रॉप करने के बाद इसको नीचे कौन लाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे ये वाटर में एंटर करेगा, आपको पता होगा mg तो अभी भी नीचे लग रहा है, और पानी में जैसे ही एंटर किया तो ऊपर की ओर लगेगा विस्कस फोर्स, और कौन सा लगेगा, बायंस फोर्स। तो बताइए mg और बायंस फोर्स प्लस विस्कस फोर्स दोनों को बैलेंस कर ले तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा हमारा। तो नेट फोर्स जीरो का कंडीशन क्या है, विस्कस फोर्स प्लस बायंस फोर्स इज इक्वल टू mg। तो जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब देखिएगा नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया, यानी कि विस्कस फोर्स बायंस फोर्स इज इक्वल टू mg। तो उसके बाद क्या होगा, अगर नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया यानी कि एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जिस टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी होगा उसी का नाम हम रखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी। अब बात आता है कि सर टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो आइए जानते हैं। 2/9 r स्क्वायर g डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू आता है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो चांसेस है आपका आने का एग्जाम में। विच ऑफ द फ्लोइंग इन टर्मिनल वेलोसिटी इज करेक्ट, इज करेक्ट। फर्स्ट में क्या है, 1/r, सेकेंड में 1/r स्क्वायर, थर्ड में r स्क्वायर, फोर्थ में नन ऑफ दीज। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी डिस्टेंस पर यानी कि रेडियस पर किस तरह वेरी कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। तो इस टाइप का चांसेस है आपका क्वेश्चन बनने का। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पूछेगा टर्मिनल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। जिस टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा वो अचीव कर लेगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फोर्स, तो आप तो बोल सकते हो यहाँ पर जीरो, यानी कि 13 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो देखिएगा फोर्स क्या होता है, g m बाई r स्क्वायर। अगर मैं m से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं तो क्या बनेगा, हमको पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बटे मास, यानी कि फोर्स बटे मास क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। क्योंकि हम लोग ग्रेविटी का बात कर रहे हैं इसलिए एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए एम से एम कट गया, क्या हो जाएगा, जी बाई एम आर स्क्वायर। तो हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रेशियो पूछा है। तो ये देखिए
जी नीचे लेके आते हैं, क्या आ जाएगा m/r²। तो देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, m/r², यानी 13 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। तो देखिए इसको अच्छा समझते हैं। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है। फोर्स क्या होता है, लीनियर फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या है, फोर्स है, ये हमारा मास है, ये हमारा क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। रोटेशन में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हमारे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या है, टॉर्क। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए जो लीनियर में फोर्स काम कर रहा है वही हमारा रोटेशन में टॉर्क काम करता है, जो लीनियर में मास काम करता है वही हमारा रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है, जो लीनियर में हमारा एक्सेलरेशन काम करता है वही हमारा रोटेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। अभी क्या पूछा, एनालॉग ऑफ मास, तो क्या रोटेशनल मोशन में क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको पूछेगा एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन, तो क्या बोलोगे, टॉर्क। उसी तरह एक्सेलरेशन को पूछेगा तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन बता देना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनने का चांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। When a torque acting upon a system is zero, which of the following will be constant? जिस तरह जो नेट फोर्स एक्सटर्नल का था वो अगर जीरो था तो क्या होता था, मोमेंटम हमारा कंजर्व होता था। सेम उसी तरह फोर्स का काम रोटेशन में कौन करता है, टॉर्क। तो नेट टॉर्क एक्सटर्नल अगर जीरो होगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो आपका जो ऑप्शन है डी हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A raindrop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed 50 meter per second. If the resistive force is proportional to the speed of the drop, then the work done by the resistive force is Tech G is equal to 10 मीटर पर सेकंड। देखिए इस तरह ये स्क्वायर होगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के लिए आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला लगाना है, वर्क डन ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन यानी कि रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला mgh, हमको वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। अब देखिएगा बस वैल्यू रखना है, मास कितना है 1 ग्राम, इसको केजी में लाइए 10⁻³ kg हो जाएगा। g का वैल्यू 10 है, हाइट कितना है, यानी कि ये हाइट 1 किलोमीटर है। तो इस टाइम जैसे कि इसको ड्रॉप किया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जैसे ये ग्राउंड पे आएगा उस टाइम का फाइनल वेलोसिटी इसका क्या है 50 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट देखिए मीटर में लाइए उसको, ये 1 किलोमीटर है ना, इसको मीटर में लाना है तो 10⁻³ मीटर प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ। मास क्या है हमारा 1 ग्राम, तो इसको केजी में लिखेंगे 10⁻³ फाइनल कितना है 50 का स्क्वायर करना फाइनल वेलोसिटी हमारा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2500 आएगा। और देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 था क्योंकि ड्रॉप किया है तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखना है 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 2.5 डिवाइड 2 और ये कट गया, क्या जाएगा 10 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यानी कि रेजिस्टिव फोर्स 2.5 2.5 को हम 2 से डिवाइड देंगे तो 1.25 आएगा और ये 10 को उधर ले जाएंगे हम राइट की ओर तो ये -10 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स क्या आ जाएगा -1 पॉइंट
1 पॉइंट नहीं आएगा, ये 7 पॉइंट, एक सेकेंड, -8.75 आएगा ये। इसको माइनस कीजिएगा तो 8.75 आएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 16 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी कंस्टेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स, कितना न्यूटन। द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। देखिए वर्क के बारे में समझते हैं। वर्क के लिए हमें जिधर फोर्स लगेगा उधर हमको डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या फिर फोर्स के अपोजिट भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो चलेगा, लेकिन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, वरना वर्क हमारा जीरो आ जाएगा। देखिए अगर आपका मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं 5 kg का मास है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या है, मान लेते हैं 5 kg का ब्लॉक है, अगर फोर्स पीछे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में हमारा वर्क होगा, तो इसमें कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क, इसमें नेगेटिव वर्क। अब आते हैं कि ये सर नेगेटिव वर्क कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। वर्क क्या होता है हमारा, एफ एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 या पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1, यानी कि ये वर्क हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। अब क्या आता है, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री यानी कि -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस इस केस में, तो इसलिए ये वर्क डन बाय नेगेटिव लिखे हैं। अब बात करते हैं तीसरा में, अगर फोर्स मान लेते हैं कि राइट की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड, मान लेते हैं फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो रहा है, फोर्स वाई एक्सिस में लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आप देखिए फोर्स एस cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब ये 0 हो गया तो पूरा 0 कर देगा ये। तो आप बोल सकते हो इस केस में हमारा जो वर्क होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा आपका 90 डिग्री है, तो आपका जो वर्क होगा वो 0 हो जाएगा। तो बस ये याद रखिए कि 90 डिग्री में आपका वर्क है वो 0 होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, वर्क फर्स्ट में क्या है, ऑप्शन में वर्क कैन बी पॉजिटिव, दूसरा में नेगेटिव, तीसरा में 0, चौथा में ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या आंसर मार्क करोगे, तो आप 4 का मार्क करना, ऑल ऑफ दीज। हाँ वर्क कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस पोजीशन में है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, फोर्स क्या है हमारा, सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला लिखिए। वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना हमारा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब j कैप। तो अभी हम क्या बोले थे, देखिए अब हमको निकालना है वर्क। अगर सेम डायरेक्शन में है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क होगा। तो देखिए 4j के लिए i के लिए वर्क होगा क्या, i कैप देखिए ऊपर है और j कैप, i कैप हमारा क्या है, -i कैप है ना, इधर है -i कैप और j कैप ऊपर है, इसका मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री है, इसका मतलब इसकी वजह से तो वर्क होगा नहीं, काट दीजिए इसको। अब दूसरा देखिए जे कैप, फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी जे कैप की ओर है, तो आपका इसके वजह से वर्क होगा। अब देखिए जे और के कैप, ये हमारा जे कैप हो गया
ये हमारा आई कैप और इधर के कैप। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है आपका जे और के कैप। इसका मतलब इसके वजह से भी वर्क नहीं होगा। तब देखिए इसकी वजह से वर्क होने वाला है। अब लिख दीजिए 8 जूल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज इतना 0.2। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी इज। देखिए ये हमारा ट्रेन है, ये हमारा क्या ट्रेन है जिसका एक्सेलरेशन ये है, और एक बॉक्स उसके ऊपर रखा हुआ है फ्लोर पे। तो मुझे ये बताना है एक्सेलरेशन ट्रेन का मैक्सिमम कब होगा। तो एक्सेलरेशन आगे की ओर है तो हमको पता है सूडो फोर्स लगेगा पीछे की ओर, सूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा। अगर सूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी आगे की ओर लगेगा। इसका मतलब अगर ये रेस्ट में है उसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन कि सूडो फोर्स फ्रिक्शन को बैलेंस कर ले, है ना। तो देखिए सूडो फोर्स इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सूडो फोर्स क्या हो जाएगा एम ए और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा म्यू एन। अब देखते हैं, देखिए ये जो हमारा ट्रेन था और ये ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर लगेगा नॉर्मल और नॉर्मल ग्राउंड पे लगेगा एम जी, यानी कि नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी लगेगा। तो देखिए नॉर्मल का वैल्यू रखिए इसमें, एम ए इज इक्वल टू म्यू नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। ये एम से एम कट गया तो एक्सेलरेशन क्या आ गया म्यू इंटू जी। तो म्यू क्या है हमारा 0.2 इंटू जी क्या है 10। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब आपका जो 18 का जो आंसर है वो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A large force is acting on a body for short time. The impulse imparted is equal to the change in। देखिए large force act on short time, इसे क्या बोलते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। यानी कि लार्ज फोर्स किसी शॉर्ट टाइम में लग रहा है उसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम और उसी को बोलते हैं इंपल्स। यानी कि इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम दोनों सेम होगा। आप डायमेंशन भी अगर बोलेगा तो डायमेंशन भी सेम होगा, डायमेंशन सेम, यूनिट भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बी 19 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shell of mass 200 gram is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 मीटर पर सेकंड, then the recoil speed of the gun is। recoil speed पूछ रहा है। देखिए एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। देखिए ये हमारा गन है, ठीक है, जिसमें बुलेट है। जैसे मैं इस गन पे ट्रिगर करता हूं तो क्या होगा, इस बुलेट में फोर्स लगाएगा जिसको कुछ वेलोसिटी मिलेगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट मिला, तो बुलेट के पास कुछ मास भी होगा, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम गेन हो जाएगा बुलेट का। कि यहां तक क्लियर है। अब ये बताइए गन बुलेट पर फोर्स लगाया तो बुलेट भी गन पर फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ गन भी मिला, और क्योंकि गन का मास है तो ये भी मोमेंटम गेन कर लेगा, मोमेंटम ऑफ गन। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आपका मोमेंटम कंजर्व होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आप क्या बोल सकते हैं मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, यानी कि बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जब मैं इसको ट्रिगर नहीं किया था
तो गन और बुलेट दोनों इनिशियल स्टेज में क्या रेस्ट में था, इसका मतलब मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा इसका इनिशियल में। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, बुलेट का भी मोमेंटम आएगा और गन का भी मोमेंटम आएगा, क्योंकि इसको वेलोसिटी मिल चुका है दोनों को। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। अब देखिएगा, अगर बुलेट आगे की ओर जा रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, और गन पीछे की ओर जा रहा है तो मैं इसको नेगेटिव मानता हूं। ठीक है, इसका भी पता चल जाएगा कैसा है। तो बुलेट का मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन प्लस इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो मैं इसको ये साइड लेके आता हूं, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनटू मास ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। अब इसमें वैल्यू रखना है मुझे और आंसर लाना है। मास ऑफ बुलेट क्या है हमारा, ये मजल स्पीड मतलब बुलेट का स्पीड है ना। मास ऑफ बुलेट क्या है 200 ग्राम, यानी कि केजी में कन्वर्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा 0.2 केजी इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट का वेलोसिटी क्या है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ गन 100 केजी, यही आएगा रिकॉइल वेलोसिटी, यानी कि ये रिकॉइल वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, गन का वेलोसिटी। ठीक है, याद रखिएगा ये रिकॉइल वेलोसिटी मतलब गन का वेलोसिटी। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए आप, 16 डिवाइड 100, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में लिए थे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 60 मीटर पर सेकंड नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे भी 100 से डिवाइड है। इसका मतलब सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकंड माइनस बीजी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। क्या बोल रहा है देखिए, अभी जस्ट ये हम लोग पढ़े हैं कि ये जो हमारा वेलोसिटी है और ये हमारा एक्सेलरेशन है, तो दोनों किससे रिलेटेड है। तो सिंपल सा बात है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, बोथ आर द सेम डायरेक्शन, नहीं परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर, यानी 21 का बी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन से रहेगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, ए में क्या है ट्रू, बी में क्या है फॉल्स। क्या क्वेश्चन है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ए होगा या बी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या बोल रहा है, ये फुटबॉल है, किक कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, क्या है वेलोसिटी यू है। तो जैसे देखिए इसको मैं किक किया तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, हमको पता है ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींचेगा, तो इसका स्पीड धीरे डाउन हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे जैसे ये पहुंचेगा इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, तो इसका 0, 22 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The motion of a particle described by the equation x is equal to 80 plus bt square, where a is इतना and b its instantaneous velocity at 3 second will be। देखिए क्या बोला है, पोजीशन दिया गया है 80 प्लस bt स्क्वायर, पोजीशन दिया गया है और वेलोसिटी पूछेगा तो डिफरेंशिएट करना। अगर वेलोसिटी दिया रहता
एक्सेलरेशन पूछा है तो उसमें भी डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dx बाई dt, ये क्या आ जाएगा हमारा वेलोसिटी। डिफरेंशिएट करें क्या आ जाएगा हमारा a प्लस ये क्या आ जाएगा 2vt, ये क्या है हमारा 15 प्लस 2 इंटू बी क्या है हमारा 3, हाँ m3, तो ये 15 प्लस इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या है वेलोसिटी आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 23 का 1 क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेस 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। देखिए अर्थ का जो शेप है ना कंप्लीट सर्कल नहीं होता, ये थोड़ा ओवल शेप होता है, ठीक है। तो अगर ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा पोल है, तो ग्रेविटी जो है पोल का ज्यादा होता है इक्वेटर से। इसका मतलब अगर वेट 1 क्या पूछा है 1 किलोग्राम ऑफ शुगर वेट पूछा है, ठीक है। तो वेट क्या होता है mg, वेट क्या होता है mg, यानी कि ग्रेविटी जिसके पास मास तो दोनों जगह सेम है, ठीक है, दोनों जगह मास तो सेम होगा। मास क्या है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी, यानी मास आपका दोनों जगह सेम होगा, आपका जो डिफरेंस है वो ग्रेविटी का है। इसका मतलब ग्रेविटी पोल में ज्यादा होता है, तो इसलिए आपका वेट भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट कहाँ रहेगा आपका पोल में जाने के बाद, आप पोल में जाके दुकान खोल देना तो ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपका 24 का 1 हो जाएगा, ये इक्वेटर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में जो टाइप कीजिएगा आप लोग। 25 में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स डैश फोर्स, अच्छा डैश फोर्स पूछा है, ठीक है। डैश मतलब डैश नहीं समझना, हाँ। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स कोई जरूरी नहीं, जरूरी है ही नहीं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स ये तो गलत है बिल्कुल। लॉन्ग रेंज, हाँ ये सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये तो चार्ज के बारे में बात करते हैं, दी ये भी नहीं है। देखिए लॉन्ग रेंज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सन, सन क्या है काफी मास है, सभी प्लैनेट से ज्यादा मास है सन के पास। तो ये अर्थ कैसे मूव कर रहा है इसके ऑर्बिट में, आपको पता होगा, फोर्स लगा रहा है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मास के ऊपर, किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ऐसा समझो, दो दो लोगों के बीच में लड़ाई कब होता है, जब वो दोनों पास में हो, यानी कि सामने हो, सामने हो इसका मतलब ऐसा समझो ये दोनों दो पर्सन है, जब दोनों सामने रहेंगे तो फोर्स ज्यादा रहेगा, मतलब दो मास जब सामने रहेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। उसी तरह दो लोगों का लड़ाई कब होता है, कम होता है, मतलब लड़ाई कम कब होता है दो लोगों का, जब ज्यादा दूर हो। इसका मतलब दूर ज्यादा यानी डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, ऐसा समझो, ठीक है। जितना ज्यादा पास मास, जितना ज्यादा पास उतना ज्यादा फोर्स, उतना ज्यादा लड़ाई, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरह याद रखिए। और ये लॉन्ग रेंज होता है और मास के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस बढ़ाओगे जितना ज्यादा मास दूर होगा उतना कम फोर्स लगेगा, और ये वीक फोर्स होता है, याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, which law describe the orbit of planets around the sun। तो ऑर्बिट के बारे में 3 लॉ दिए थे, कैप्लस लॉ, ठीक है, ये तो होने वाला नहीं है। 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, what is the moment of inertia of a solid cylinder of mass m and radius r about its own axis। देखिए सबसे अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हमारा डिस्क है मान लेते हैं, मानना क्या यहाँ पर बनाया है, ठीक है। ये हमारा एक्सिस से पास कर रहा है इसका सेंटर, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क का, mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका मतलब समझ लो कि उसका मास उतना ही ज्यादा दूर होगा, यानी कि जितना ज्यादा दूर मास उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो बताइए क्या पूछ रहा है, सॉलिड सिलेंडर कब बनता है, ये डिस्क है, ये डिस्क को मैं n नंबर ऑफ डिस्क एक साथ रख दूं, यानी कि ऐसे करके n नंबर ऑफ डिस्क करके मैं रख दूं, तो क्या बनेगा ये कंप्लीट। देखिए क्या दिख रहा है आपको, सॉलिड सिलेंडर दिख रहा है, देखिए इस टाइप का। तो देखिए जिस पॉइंट में आर डिस्टेंस पे मास डिस्ट्रीब्यूट है उसी तरह इसमें भी आर डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर का भी सेम हो जाएगा जो डिस्क का था, mr²/2, क्योंकि डिस्क से जो सेंटर से है वो सरफेस का जो
मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। अगर इसी डिस्क को मैं मल्टीपल रख दूं तो ये हमारा कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो सेम इसका भी यही आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 दोनों का सेम होगा। अगर आपको पूछे रिंग का, तो रिंग का क्या होगा, ये क्या था हमारा डिस्क था, ये हमारा क्या रिंग है, और तो रिंग का क्या हो जाएगा देखिए, रिंग का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ये हमारा क्या है, हॉलो सिलेंडर। अब बताइए हॉलो सिलेंडर कैसे बना सकते हैं। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो रिंग है n नंबर ऑफ रिंग रख दीजिए इसके ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह करके, तो क्या बनेगा देखिए इस टाइप का, तो ये बन जाएगा ना हॉलो सिलेंडर, बन गया। देखिए तो देखिए सेंटर से सरफेस में जिस तरह मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह इसमें भी होगा, बस एक के ऊपर एक रखा है, इसमें मल्टीपल रखा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा mr² हो जाएगा। तो आप लोग ये बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ज्यादा होगा या डिस्क का, और दूसरा बात ये भी बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सॉलिड सिलेंडर का होगा या फिर हॉलो सिलेंडर का, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी समझते क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब मुझे ये समझना है कि लीनियर वेलोसिटी यानी लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन होता है। तो हमको पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v का वैल्यू रखते हैं हाफ मास वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी क्या आता है r ओमेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर करना है, क्या जाएगा हाफ mr² ओमेगा²। तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू mr²। तो क्या बोल सकते हैं इसको, mr² को क्या बोल सकते हैं I। तो क्या आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला हाफ I ओमेगा², ये हाफ है, ठीक है। तो ये हमारा 28 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू m²। I क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है mr² इज इक्वल टू m²। देखिए मास और मास कट गया, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्या आ गया r इज इक्वल टू k। ये क्या रेडियस, रेडियस यानी कि मीटर, मीटर इज इक्वल टू k। तो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। हाँ तो आपका 29 का सी। आपका क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है इसमें, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड है। अगर मुझे पूछता, सॉरी इसमें पीछे वाला में था, अगर मैं पूछता रिंग का बताइए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना था, mr² था ना, उसको m² के इक्वल कर देना था, तो mm कट जाता। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए, वरना बोले सर ये क्या कर दिया आप। देखिए मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, mr² इज इक्वल टू m²। अगर मैं आपसे पूछता कि रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता, तो कुछ नहीं, mr² इज इक्वल टू m² कर देना था, तो mm कट जाता, तो k इज इक्वल टू r आ जाता, स्क्वायर कैंसिल करते तो, ठीक है। अगर इसी तरह पूछता डिस्क का बताइए, तो कुछ नहीं करना था, mr²/2 और m² करना है, तो m से m कट जाता, तो क्या जाता k r√2। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन एथलीट डज 500 जूल वर्क इन 4 सेकेंड, व्हाट इज द पावर। सिंपल सा 500 डिवाइड 4 यानी 125, ये हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या हमारा 500 डिवाइड 4 कितना जाएगा 125, आ गया वाट, ये वाट होगा इसका यूनिट। यूनिट डायमेंशन आप लोग निकाल लीजिएगा पावर का, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी प्रोडक्ट करने बोल रहा है, इससे क्या हो जाएगा
इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या हो जाएगा इसका? एंगुलर मोमेंटम डी। 31 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, देखिए कोलिजन आपका जो है, कोई भी कोलिजन हो, जैसे कि इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन, या फिर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, या फिर परफेक्टली 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 इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए कोलिजन में जो है ना एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लगता है कोलिजन में। तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा, है ना, मोमेंटम कंजर्व। स्पेलिंग गलत है ना, आप लोग थोड़ा सा कंजर्व, ठीक है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये नहीं लगता, क्योंकि कोलिजन में हमारा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है, इसका मतलब मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। ये तीनों टाइप का कोलिजन है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं रहेगा। इलास्टिक में तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, लेकिन इलास्टिक में नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा, ठीक है। ज्यादा लॉस काइनेटिक एनर्जी का इसमें होता है, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, एज इट इज। परफेक्टली इलास्टिक में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस। इसमें नो लॉस, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस पूछेगा तो आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन देना है, याद कर लीजिए अच्छे से। तो क्या पूछा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ओनली मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, लॉस होता है ना इसमें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका एरिया क्या देता है हमारा? वर्क, हाँ, वर्क डन, ठीक है। 33 का डी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball of mass m strike a rigid wall with velocity u and rebounds with the same speed. Okay, the impulse imparted of the ball by the wall, ठीक है। इंपल्स क्या होता है अभी जस्ट बताया था, चेंजिंग मोमेंटम। तो देखिएगा ये हमारा एम मास का ऑब्जेक्ट है और यू वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। मान लेता हूँ जिधर जा रहा है उसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, क्योंकि मानना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी, ठीक है। और टकराने के बाद वो वापस सेम स्पीड में आ जाता है, सेम स्पीड से वापस आ जाता है, क्योंकि लिख दिया ना यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए इंपल्स यानी कि इंपल्स पूछा है ना, तो इंपल्स क्या होता है? चेंजिंग मोमेंटम। वो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? देखिए इधर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एम यू फाइनल माइनस एम यू इनिशियल। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि मैं क्या किया था, देखो इनिशियल वाला राइट की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव माना था, तो ये इधर आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, सिंपल सा बात है। तो फाइनल मोमेंटम क्या नेगेटिव हो, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव रखा है। तो क्या जाएगा? क्योंकि हमारा स्पीड सेम है, फाइनल माइनस इनिशियल इज, सॉरी, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इज इक्वल टू, स्पीड तो सेम है ना, तो क्या हो जाएगा? दोनों सेम है, इसका मतलब 2 भी हो जाएगा, मास भी 2, क्या जाएगा हमारा 2mu। यही हमारा चेंजिंग मोमेंटम, यही हमारा इंपल्स होगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है 35 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is known as the law of inertia? Law of inertia जिसको हम फर्स्ट लॉ से जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो ये आपका ए का सही हो जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसी को तो बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। और इसका एफ इज इक्वल टू एम ए क्या था? ये डिराइव फॉर्म था न्यूटन सेकेंड लॉ का, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। न्यूटन थर्ड लॉ, ये बेस्ड ऑन, ये एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी गन बुलेट सिस्टम का एग्जांपल अभी क्वेश्चन किए थे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
जो गन बुलेट सिस्टम का जो क्वेश्चन था ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही था, जिसको न्यूटन थर्ड लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या पूछा, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ होगा, ये सभी को पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं कि हमारा किसी एंगल पे u वेलोसिटी से फेंक रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट को, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, u cos थीटा, u cos थीटा, और क्या होगा हमारा u sin थीटा। हमको ये भी पता है एक्सेलरेशन इन y एक्सिस में क्या होता है, g, यानी कि y एक्सिस में जो आपका वेलोसिटी जो जा रहा है उसको ग्रेविटी नीचे की ओर लगाना ही है। ठीक है, इसका मतलब इसका स्पीड डाउन होगा। तो अगर एक्सेलरेशन y एक्सिस में है, इसका मतलब वेलोसिटी आपका, वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल इन y एक्सिस, y एक्सिस। आप बोल सकते हो ऑल्सो y एक्सिस का मतलब वही होता है वर्टिकल। ये मत पूछना कि सर y एक्सिस तो ठीक था लेकिन वर्टिकल क्या होता है, ये वर्टिकल मतलब ये ऊपर वाला लाइन। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। अब देखिए, अब इसका जो x कंपोनेंट है इसमें एक्सेलरेशन होता है 0। अगर हम मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मैं x डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, तो आपको डाउट होता है कि सर y एक्सिस में फेंक रहा हूं तो ये नीचे आ जा रहा है, तो क्या होता है जब x एक्सिस में फेंकता हूं तो ये रुक क्यों रहा है, तो रुक इसलिए रहा है, ग्रेविटी तो सबसे पहले बात लग नहीं रहा है इसमें, x एक्सिस में 0 है, तो रोक कौन रहा है, या तो एयर रेजिस्टेंस, एयर रोकेगा या तो फ्रिक्शन रोकेगा, यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है एक्स एक्सिस में किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। तो बताइए अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या बोलोगे आप, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा क्या, एक्स एक्सिस में। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा वेलोसिटी का इस केस में, u cos थीटा, क्योंकि हमको सीधा पूछा है कि x में क्या हो जाएगा, है ना, ग्रेविटी, तो आपको सीधा आंसर देना है 0। तो जब 0 होगा उस टाइम का वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिए कांस्टेंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सर आपने क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल दिया, आप तो एक्स एक्सिस में बता रहे हैं, भाई इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, कोई कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इतना तो पता होगा ना आपको, हाँ इतना तो पढ़ाई किया होगा। ठीक है, चलो समझदार हो आप लोग, अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम किससे मैच करेगा, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टॉर्क आर क्रॉस एफ, है ना, तो ये भी नहीं होगा, मोमेंटम ये भी नहीं होगा, एनर्जी। ठीक है, टॉर्क क्या होता है देख लेते हैं निकाल के, आर एफ एल इंटू एम एल टी माइनस टू, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये क्या हो गया हमारा टॉर्क का। अब देखते हैं इसमें एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, जा देखो मैच कर गया ना, हाँ इसका मतलब ऑप्शन गलत है क्या, सेम है था, तो ये इसके हिसाब से एनर्जी भी होना चाहिए टॉर्क भी होना चाहिए ना, एक बार देख लेता हूँ मैं, चेक करते हैं, कोई बात नहीं। फोर्स एम एल टी माइनस टू एल, ओके एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, आर क्रॉस एफ, साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है इसलिए मैंने कैंसिल किया हुआ है, कोई मत पूछना, ये कैंसिल किया हुआ है, ठीक है, एल हो गया एम एल टी माइनस टू, हाँ ठीक है। अगर देखिए ऑप्शन में क्या है ना, सी डी दोनों होगा, ठीक है, आप लिख दीजिए, हाँ ई में बोथ सी एंड डी, तो 37 का आपका ई नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई याद रखिएगा, बोथ सी एंड डी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड लोकेटेड। देखिए सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रोड का बोला है, यूनिफॉर्म रोड मास यूनिफॉर्म है इसमें, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं हो कि मिड पॉइंट में ही हो, सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करता है जिधर ज्यादा मास हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो ऑलवेज अगर लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑलवेज नहीं होता है, वो डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट या मास पर, ठीक है। 38 का बी, क्योंकि यूनिफॉर्म रोड के लिए तो यही होगा, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज 0.1. द मैक्सिमम स्पीड विथ which a cyclist can take a circular turn of radius 3 मीटर विदाउट स्किडिंग टेक जी इतना। देखिए ये फॉर्मूला लगाइए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, म्यू इज इक्वल टू जी आर रूट अंडर, ठीक है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 इंटू जी क्या 10, रेडियस कितना हमारा 3, रूट क्या जाएगा हमारा रूट 3। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाना है और काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two bodies of mass 2 kg and 32 kg have equal kinetic energy. What is the ratio of their momentum? देखिए काइनेटिक एनर्जी तो पता था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पूछ रहा है, क्या आपको पता है? आइए देखते हैं। सर पता होता तो क्यों आते हैं हम यहाँ पर? ठीक है भाई, अच्छा बात, देख लो इधर, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये दिमाग लगाना आप लोग को, पता चले कि मोमेंटम तो है नहीं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिए काइनेटिक एनर्जी, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम स्क्वायर है, सॉरी एम है। तो देखिए अब आप ऐसा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं सोचना है, सबसे पहले मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन लाना है। तो क्या होगा, नए रिलेशन लाने के लिए देखिए मैं मास से डिवाइड इनटू और डिवाइड कर देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? वैसे भी कट के दोनों कैंसिल हो जाना है। तो मोमेंटम क्या होता है हमारा? एम वी, ठीक है। हाफ एम क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर, वी क्या होगा? वी स्क्वायर, ठीक है, मास एम। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? नहीं है ना, ठीक है। कुछ नहीं है, बस एम मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा, कुछ नहीं, बस नए एक्सप्रेशन लाने के लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्ट दिया ही नहीं है इसमें मोमेंटम। तो देखिए इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हाफ एम स्क्वायर वी क्या हो जाता है? पी स्क्वायर बाई 2m। देखो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आ गया। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी से कैसे इसको लाया है वो भी आप इसको नोट करके रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं, अब क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी, ये 2m को काइनेटिक एनर्जी पास लेके जाइए आप लोग, ठीक है, सभी लोग। हाँ लेके गए हैं, हाँ ठीक है। तो देखिए लेके आ गए यहाँ पर, थोड़ा राइटिंग खराब है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन इसको इधर लाए तो ये स्क्वायर कहाँ जाएगा? तो ठीक है कोई बात नहीं, गलत हो गया तो मिटा देते इसको। 2m काइनेटिक एनर्जी, अब सही है ना? हाँ बोर्ड भी साथ नहीं दे रहा आज, हाँ। तो क्या बोल रहा है? इक्वल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारा इक्वल है, और ये तो कांस्टेंट, हटाओ सबको हटाओ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एम। क्या ये यहाँ से इतना पता चल गया? अब क्वेश्चन को सॉल्व करना, अब इतने के बाद तो क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू, हमको रेशियो चाहिए ना दोनों का, तो M1 डिवाइड M2। तो M1 क्या है हमारा? देखिए 2 kg, M2 क्या है हमारा? 32। इसको कट कीजिए, कितना जाएगा? 1/60। इसको रूट से बाहर निकालिए, हाँ गेट से बाहर नहीं, रूट से, हाँ 1/4। क्या जाएगा? P1 इज इक्वल टू P2, इक्वल नहीं है, डिवाइड में, सॉरी, 1/4। इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 1/4, यानी P1 डिवाइड P2 का 1/4। तो बताइए इसमें मार दें क्या होगा? ठीक नहीं, ये होगा, 40 का आपका C हो जाएगा, और है क्या? नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा।